हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस में पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत दिए गए टॉपिक संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध को इस वीडियो में कवर करेंगे। संघीय प्रणाली का क्या अर्थ होता है? तो संघीय प्रणाली का यह मतलब होता है कि किसी देश या राष्ट्र में दो या दो से अधिक स्तरों पर शासन होना। ऐसे देशों में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें तो होती हैं, परंतु वहाँ पे स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, तो वो भी होती हैं और ये राज्य सरकारों के नीचे आती हैं। तो संघीय प्रणाली में केंद्र तथा राज्य दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। आइए अब कुछ इम्पॉर्टेंट संघीय प्रणाली की विशेषताओं को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है, शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में होता है। तो संघीय प्रणाली में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र को दी जाती हैं। भारतीय संघ व्यवस्था में भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन तो किया गया है, लेकिन शक्ति विभाजन की इस संपूर्ण योजना में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल है। इस शक्ति विभाजन का रूप है केंद्रीय सूची, जिसमें टोटल 99 विषय केंद्र को, इन सभी विषयों से संबंधित कानून केंद्र बनाएगा। राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं और समवर्ती सूची में 51 विषय दिए गए हैं। इनमें से संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट विशेषता है इकहरी नागरिकता। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राज्यों की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, वरन एक ही भारतीय नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इकहरी नागरिकता की यह व्यवस्था भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से उचित होते हुए भी उसे संघात्मक शासन के सिद्धांत के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। साधारणतः संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं, लेकिन भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित किए गए हैं। एकात्मक न्याय व्यवस्था। इस विशेषता में भारतीय संघ में अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया के संघ की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्यायपालिका को बहुत अधिक सीमा तक एकीकृत कर दिया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की ही शाखाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय को उन उच्च न्यायालयों पर व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट विशेषता है संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थन। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार भी प्राप्त है कि उसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में कमी या वृद्धि की जा सकती है, या फिर राज्यों के नामों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नवीन राज्य का निर्माण भी किया जा सकता है। संघीय प्रणाली की अगली विशेषता है भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्थाएं शांतिकाल और संकट काल दोनों में ही संघात्मक बनी रहती हैं, लेकिन भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि सामान्य काल में भी तो संघात्मक बना रहेगा, किंतु संकट के समय इसे बिना किसी प्रकार के औपचारिक संशोधन के एकात्मक व्यवस्था का रूप दिया जा सकता है। और संकट काल की घोषणा क्रियाशील रहने के समय संघीय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानूनों का निर्माण भी संघ ही कर सकता है, संसद द्वारा किया जा सकता है। और संघीय शासन के द्वारा राज्य सरकारों को उनके निश्चित क्षेत्र में भी आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार संकट काल में राज्यों की स्वतंत्रता का पूर्णतः अंत हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता है सामान्य काल में भी संघीय व्यवस्था की असाधारण शक्तियाँ। संविधान द्वारा सामान्य काल में भी संघीय सरकार को असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और यह अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में अल्पकाल के लिए संघीय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार दे सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, और इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या दिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिया गया है। इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद है 252, इसके अनुसार संघीय संसद को इस प्रकार का अधिकार दो या दो से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा प्रस्ताव पास करके भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के पालन के लिए भी संघ को सामान्य काल में भी राज्य सूची के विषय पर हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है, जो निश्चित रूप में एकात्मक शासन व्यवस्था का ही एक लक्षण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूलभूत विषयों में एकरूपता।
भारतीय संघ व्यवस्था में सामान्यतः संघात्मक राज्यों में दोहरा कानूनी प्रशासन तथा दोहरी न्यायिक व्यवस्था होती है, किंतु भारत में उन समस्त मूलभूत विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, एक रूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। और इस संबंध में प्रमुख रूप से 3 उपाय अपनाए जाते हैं। पहला, न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा। दूसरा, सारे देश में फौजीदार और दीवानी कानूनों में समानता। और तीसरा, संघ एवं विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदों के लिए सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट विशेषता है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो भारतीय संघ व्यवस्था में भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य की यह विधि संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, परंतु भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट व्यवस्था है, राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य संघात्मक राज्यों में संघ की छोटी बड़ी इकाइयों को संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। इसमें राज्य वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के स्थान पर केंद्र पर ही निर्भर रहते हैं और केंद्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्य पर छाया रहता है। वित्तीय क्षेत्र में निर्भरता न होने के कारण राज्यों की स्वायत्तता नाम मात्र की ही रह जाती है। संघीय प्रणाली की नेक्स्ट विशेषता है, संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त होना। भारतीय संघ व्यवस्था में संशोधन से संबंधित उपबंध भी राज्य सरकारों पर संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर बल देते हैं। संविधान के अनेक उपबंधों को तो संघीय संसद के द्वारा साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधित किया जा सकता है और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों को अकेली संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत में संघीय प्रणाली में केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। तो राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाता है? तो वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है। राज्यपाल की मासिक वेतन 3,50,000 रुपये है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थीं। राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य विधानसभा का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बना रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल के तहत क्षमा करने की शक्ति है? तो वह आर्टिकल नंबर है 72। और राज्यपालों को किस आर्टिकल के तहत क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है? तो वह आर्टिकल नंबर है 161। या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों आर्टिकल्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, चंडीगढ़ शहर 2 राज्यों पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार तथा तेलंगाना में विधान परिषद हैं। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे भंग कर सकती है। यदि किसी संसद
सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं तब से सदन में उनकी सीट रिक्त मानी जाती है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले अनुमोदन होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या फिर प्रशासक के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकते हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। हरियाणा के अंतर्गत विधानसभा की सीटें 90 हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आइए अब केंद्र राज्य संबंध के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। इसमें जो विधायी संबंध है वह अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच में दिया गया है। प्रशासनिक संबंधों को 256 से 263 तक और वित्तीय संबंधों को 268 से लेकर 293 के मध्य बताया गया है। आइए अब विधायी संबंध को पढ़ते हैं। विधायी संबंध में संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्यों के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी इस विषय से संबंधित हैं। केंद्र राज्य संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। पहली है केंद्र एवं राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और अंतिम है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। अनुच्छेद 243 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है तथा किसी राज्य का विधानमंडल उसके संपूर्ण राज्य या एक भाग के लिए कानून बना सकता है। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। ये कानून भारतीय नागरिकों एवं विश्व में स्थित उनकी किसी भी संपत्ति पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विधायी संबंधों के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया विषय कौन सा है? वे हैं सब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जहां 100 विषय हैं जो पहले मूलतः 97 थे, इस सूची में संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद की विशिष्ट शक्ति है। वहीं राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल को होता है। इसमें सभी 61 विषय हैं जो पहले 66 थे। अनुच्छेद 248 के तहत संसद को ऐसे विषय जो तीनों सूची में नहीं आते उन पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले पर संसद को कानून बनाना चाहिए तो संसद कानून बना सकती है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए और यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे असंख्य बार बढ़ाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 250 के तहत संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है तथा आपातकाल के बाद यह व्यवस्था 6 माह तक प्रभावी रहती है। अनुच्छेद 251 के अनुसार राज्यों को अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत बनी विधियों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो है, परंतु केंद्रीय कानून से संघर्ष की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल यह प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची पर संसद कानून बनाए तो संसद उस मामले में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों पर प्रभावी होगा जिन्होंने यह प्रस्ताव भेजा है। कोई अन्य राज्य चाहे तो इस प्रस्ताव को पारित कर इसे लागू भी कर सकता है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 254 के अंतर्गत
यदि राज्य विधानमंडल एवं संसद द्वारा बनाए गए कानून में विसंगति आती है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। आइए अब प्रशासनिक संबंधों को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 256 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना होगा कि संसदीय कानून का पालन हो सके। संघीय कार्यपालिका राज्य सरकारों को यह आदेश भी जारी कर सकती हैं कि केंद्र राज्यों को निम्न मामलों में निर्देश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 257 के अनुसार संचार साधनों को बनाए रखना एवं रखरखाव करना, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करना, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों हेतु मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें, राज्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विशेष योजना बनाकर क्रियान्वयन करे। यह सभी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 257 के अंतर्गत राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार पालन करे कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति को कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उस राज्य को सौंप सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य के कार्य को करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र का एवं तात्कालिक नियंत्रण राज्य का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आइए अब केंद्र राज्य संबंधों के मध्य वित्तीय संबंध को देख लेते हैं। संविधान के 12वें भाग का अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। राजस्व शक्तियों का आवंटन। संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। केंद्र और राज्य को आवंटित शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है। राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है। संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के पास अवशिष्ट विषयों से संबंधित मामलों पर कर लगाने की विशेष शक्ति है। हालांकि कर राजस्व वितरण के मामले में अनुच्छेद 268 यह बताता है कि कर संघ अथवा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य द्वारा उन्हें एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। अनुच्छेद 268 ए के अंतर्गत सेवा कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संघ एवं राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 269 के अनुसार करों को संघ द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, लेकिन राज्यों को सौंपा जाता है। अनुच्छेद 282 के तहत संघ और राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की कार्यवाही के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात स्थिति के दौरान संघ अथवा केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है, जो विशिष्ट दिशा निर्देश भी हो सकते हैं। इन दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्ट और आवश्यक निर्णय दे सकते हैं।